Hello everyone, welcome to my channel. Students, today's topic is previous year questions solution asked in the CGL examination conducted by the SSC. Question number 1 आपका है fill in the blanks. एक सेंटेंस है जिसमें एक ब्लैंक स्पेस है, उसे फिल इन करने के लिए आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और उनमें से एक सही करेक्ट ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है. वर्क एंड डोमेस्टिक डैश मेट काजल शॉर्ट टेम्पर्ड. अब डोमेस्टिक एडजेक्टिव के साथ 4 ऑप्शंस में से कौन सा नाउन एप्रोप्रिएट होगा, इसे फाइंड आउट करना है. नंबर ए आपका प्रेशर से. यस, डोमेस्टिक प्रेशर होता है इंसान पर, दबाव कि आपको ये जिम्मेवारी है, ये पूरा करना है, ये आपको करना है. वेट्स, ये तो वजन किसी वस्तु के तौल की चर्चा करता है, अतः ये आपका एलिमिनेटेड हो गया. ग्रेविटीज, ये एक अनकाउंटेबल नाउन है. फर्स्ट ऑफ ऑल इसका प्लूरल होगा नहीं. इसका अर्थ होता है वो भार जिससे किसी भी वस्तु को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर खींचती है. दूसरा अर्थ इसका होता है डिकोरम, मर्यादा, गंभीरता, जो एक प्रबुद्ध एक शिष्ट इंसान में होनी चाहिए, अतः ये एलिमिनेटेड हो गया. फोर्सेज, फोर्स का मतलब होता है बल, जिसके जरिए हम किसी भी वस्तु पर बाहर से लगाते हैं तो वो गति में आता है. फोर्सेज का अर्थ होता है सैन्य बल, पुलिस बल, अतः ये भी आपका एलिमिनेटेड हो गया. राइट आंसर आपका हो गया प्रेशर्स, नंबर ए. सो फिल ब्लैंक स्पेस को फिल इन करने के लिए हमारा सही वर्ड हुआ pressures. Hence the completed sentence will be work and domestic pressures made Kajal short tempered. किसी भी चर्चा में, किसी भी परफॉर्मेंस में, वो चाहे टीचिंग हो, चाहे डांस, चाहे सिंगिंग हो, आपके लाइक्स बहुत ज़रूरी होते हैं. तो आइए इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें. क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं. एक्टिव टू पैसिव, यानी एक सवाल दिया गया, एक सेंटेंस दिया गया जो एक्टिव वॉइस में है, उसे पैसिव करना है और आंसर के लिए आपके पास A, B, C, D 4 ऑप्शंस हैं. इनमें से एक सही ऑप्शन करना होगा. द इन्विजिलेटर इज एडवाइजिंग the students not to carry calculators into the examination hall. स्टूडेंट्स एक्टिव से पैसिव जाने के लिए सबसे पहले आप देखें एक्टिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट कौन है, वही पैसिव का सब्जेक्ट बनेगा. उसके बाद वर्ब को देखें वो किस टेंस में है और उस टेंस में पैसिव फॉर्म उसका क्या होगा. सबसे आसान तरीका. तो आपका क्वेश्चन, आपका सेंटेंस द इन्विजिलेटर इज एडवाइजिंग द स्टूडेंट्स, ये आपका ऑब्जेक्ट है, यानी पैसिव इसी से स्टार्ट करना चाहिए. तो पहले इसको देख लें. तो ऑप्शन ए में द स्टूडेंट्स ठीक है, बी में द स्टूडेंट्स ठीक है, सी में द स्टूडेंट्स ये भी करेक्ट है, डी में द स्टूडेंट्स, चारों में शुरुआत द स्टूडेंट्स से हो रही है, करेक्ट है. अब आते हैं, देखते हैं वर्ब को. द इन्विजिलेटर इज एडवाइजिंग, इज एडवाइजिंग ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इसके लिए पैसिव में हम जाएंगे तो इज, एम, आर प्लस मेन वर्ब नंबर 3 के बीच में बीइंग का प्रयोग करना होगा, यानी इज, एम, आर, बीइंग प्लस मेन वर्ब नंबर 3. अब देखिए ये कहाँ मिलता है. द स्टूडेंट्स हैव बीन एडवाइज्ड, ये रॉन्ग हो गया, सो एलिमिनेटेड. नंबर बी देखें, द स्टूडेंट्स वर एडवाइज्ड, ये तो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है. नंबर ए में आपका प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव जा रहा है, नंबर बी में आपका पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव जा रहा है, सो एलिमिनेटेड. और जबकि हमें चाहिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव, इज, आर, बीइंग, जो भी लागू हो इज या आर, वो डिपेंड करेगा पैसिव सब्जेक्ट पर. बीइंग प्लस मेन वर्ब 3 एडवाइज चाहिए. सी में देखिए द स्टूडेंट्स वर एडवाइज्ड, ये भी आपका पास्ट इंडेफिनिट का ही पैसिव फॉर्म है, सो एलिमिनेटेड. अब बच गया आपके सामने डी, ये तो सही होना ही है. द स्टूडेंट्स आर बीइंग एडवाइज्ड, दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी. द स्टूडेंट्स आर बीइंग एडवाइज्ड बाय द इन्विजिलेटर नॉट टू कैरी कैलकुलेटर्स इनटू द एग्जामिनेशन हॉल.
नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। सीज आपको दिया गया है एक वर्ड और इसका एंटोनिम फाइंड आउट करना। सीज का मतलब क्या होता है? सीज का मतलब होता है टू कैच, टू ग्रैब, टू स्नैच, टू कन्फिस्केट, जब्त कर लेना, छीन लेना, अपने कब्जे में ले लेना। इसका एंटोनिम क्या होगा? रिलीज, लूसेन, फ्री कर देना। आइए ऑप्शंस को एग्जामिन करें तो ऑप्शन नंबर ए आपका स्नैच, ये तो उसका सिनोनिमस है, एलिमिनेटेड। बी कैच, ये भी सिनोनिमस है, एलिमिनेटेड। सी ग्रैब, ये भी सिनोनिमस है, एलिमिनेटेड। राइट आंसर इज नंबर डी, लूसेन। सीज का एंटोनिम लूसेन हुआ। कितना आसान है, आपके पास बहुत सारे तरीके आएंगे, आप इसे टिल द एंड वॉच करें। तो कम टू क्वेश्चन नंबर 4। India is formally moving ahead to dash 21 MiG-29 and 12 Sukhoi 30 MKI fighters from Russia along with upgrades of their existing fleets। यानी यहाँ प्राप्त करने का सेंस है रसा से। आइए ऑप्शंस को एग्जामिन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए अकॉम्प्लिश, इसका अर्थ होता है टू फिनिश समथिंग सक्सेसफुली। तो किसी कार्य को यहाँ पूरा करने का अर्थ है नहीं, सो दिस इज एलिमिनेटेड। अचीव मीन्स टू गेन समथिंग बाय स्किल, बाय इफर्ट, बाय टैलेंट। यहाँ उपलब्धि प्राप्त करने का सेंस नहीं है, सो दिस इज एलिमिनेटेड। एडवांस, टू गो अहेड, आगे बढ़ना, यहाँ आगे बढ़ने का भी अर्थ नहीं आ रहा। राइट आंसर आपका क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, नंबर डी, प्रोक्योर। यस, टू ऑब्टेन समथिंग फ्रॉम ए सोर्स विथ केयर एंड इफर्ट, प्राप्त करना कहीं से। सो राइट आंसर इज नंबर डी, प्रोक्योर। सो दिस विल कंप्लीट द सेंटेंस प्रोक्योर। The completed sentence will now be India is formally moving ahead to procure 21 MiG-29 and 12 Sukhoi 30 MKI fighters from Russia along with upgrades of their existing fleets। Question number 5, meaning of the idiom। The idiom given is bang for the buck। अब देखिए bang का मतलब क्या होता है? तो bang का अर्थ होता है hitting sound, hitting something very vigorously, often with sharp noise, बहुत बड़ी आवाज के साथ। bang, not a whimper। for the buck, buck का मतलब होता है a male deer, एंटीलोप भी कह सकते हैं। एंड स्लैंग में इसका अर्थ होता है ए मैन, यानी समथिंग मोर फॉर ए मैन। अब ऑप्शंस को एग्जामिन करें इस तरह के अर्थ के आधार पर। ए सॉरोफुल हार्ट, दिस इज नॉट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम, बिकॉज यहाँ सॉरोफुल का कहीं सेंस नहीं आ रहा है। डैश अगेंस्ट समथिंग, किसी चीज से टकरा जाने का भी अर्थ नहीं है। लेस वैल्यू, यस बैंग है फॉर द बक, तो फिर लेस वैल्यू फॉर मनी नहीं है। द राइट आंसर इज द नंबर डी, मोर वैल्यू फॉर मनी। धन की पूरी कीमत, ज्यादा से ज्यादा कीमत। क्वेश्चन नंबर 6 कॉमन एरर है। एक सेंटेंस को 4 सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया है, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द सेगमेंट कंटेनिंग ए ग्रामेटिकल एरर। आइए सेंटेंस को देखते हैं। हैड यू नॉट रीच्ड इन टाइम, इन्वर्सन है। इफ ओ दैट, ओमिट करके हैड को आगे लाया गया, यानी आपका सेगमेंट नंबर 1 करेक्ट है। हैड के अनुसार रीच्ड का एग्रीमेंट भी बिल्कुल सही है। हैड यू नॉट रीच्ड इन टाइम, यानी सेगमेंट ए और सेगमेंट बी में कोई एरर नहीं है। वी विल हैव लॉस्ट आवर लाइफ, सेगमेंट सी को देखिए, ये ए और बी के एग्रीमेंट में नहीं जा रहा है। पास्ट परफेक्ट जब एडवर्ब क्लॉज में हो तो प्रिंसिपल क्लॉज की क्रिया फ्यूचर पास्ट परफेक्ट में होती, यानी वुड हैव प्लस मेन वर्ब 3 होना चाहिए, यानी यहां एरर आ रहा है। राइट आंसर इज द नंबर सी, लॉस्ट आवर टाइम। यहां विल के जगह पर वुड होना चाहिए था। करेक्ट सेंटेंस आपका होगा स्टूडेंट्स, हैड यू नॉट रीच्ड इन टाइम वी वुड हैव लॉस्ट आवर लाइव्स। क्वेश्चन नंबर 7 generic, you have to find out its synonym out of the 4 options given।
आइए जेनरिक का अर्थ क्या होता है पहले ये समझ ले। जनरल, सामान्य, कॉमन, यूनिवर्सल, नॉट स्पेसिफिक, नॉट पर्टिकुलर। आइए ऑप्शंस को एग्जामिन करते हैं तो डेफिनेट का मतलब होता है सर्टेन, so this is not the synonym of the word generic. A specific means particular, this is also eliminated. Precise का मतलब exactly, correct, absolutely correct, or in detail, this is also not the right option. The right option is number D, universal. This is the correct answer, students. Question number 8. Substitution or no substitution, improvement or no improvement. In such a question, some words are underlined and you have to check whether this underlined part is correct or not, both grammatically and contextually. If there is a correction required, you have to find out the option out of the 3. Because the fourth one is no substitution or no improvement. यदि सेंटेंस में कोई गलती नहीं है तो आपका आंसर होगा no substitution. Now let us read the sentence attentively. While washing your hands, rub them together for 20 seconds to remove the microbes on them. On them preposition के बाद ऑब्जेक्टिव केस है। यहाँ कोई गलती नहीं है, देर इज नो एरर, नादर ग्रामेटिकली नॉर कंटेक्चुअली। यानी आंसर पकड़ में आ गया। यदि आपका ग्रामर स्ट्रांग है, अच्छा है, तो आप आसानी से आंसर पकड़ सकते हो। नो सब्स्टिट्यूशन। चलिए आपकी सुविधा के लिए, आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं बाकी ऑप्शंस को भी एग्जामिन कर देता हूं। द माइक्रोब्स ऑन देयर, प्रीपोजिशन के बाद कभी भी पजेसिव नहीं आएगा, पजेसिव प्लस नाउन आ सकता है। हेंस नंबर ए इज एलिमिनेटेड। नंबर बी, द माइक्रोब्स ऑन दोज, रिमेंबर प्रीपोजिशन के बाद डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं आता है, हमेशा पर्सनल प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव फॉर्म या ऑब्जेक्टिव नाउन आ सकता है। हेंस दिस इज एलिमिनेटेड। द माइक्रोब्स ऑन दे आपका नॉमिनेटिव सब्जेक्टिव केस है, जबकि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए, देम होना चाहिए था। हेंस दिस इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। हेंस स्टूडेंट्स द राइट आंसर इज नंबर सी, नो सब्स्टिट्यूशन। नंबर 9, कॉमन एरर्स। फिर आपको 4 सेगमेंट्स में एक सेंटेंस को डिवाइड किया गया है और किसी न किसी सेगमेंट में ग्रामेटिकल एरर है, नो एरर का यहाँ सेगमेंट नहीं है। आइए फाइंड आउट करें। यू मस्ट अवॉइड राइडिंग, अवॉइड प्लस वर्ब, सेकेंड वर्ब, फॉलोइंग वर्ब इज ऑलवेज ए जीरंड, यानी आपका ये राइडिंग बिल्कुल करेक्ट है। कहाँ तो इन अ क्राउडेड बस और ट्रैवलिंग उसी को फॉलो कर रहा है, अवॉइड ट्रैवलिंग। कहाँ तो इन ए मेट्रो, ये भी करेक्ट है। कब, ड्यूरिंग रश आवर्स, वेरी गुड। एज बोथ आर क्वाइट, गौर करें इस वर्ड पर, क्वाइट का मतलब होता है शांत, जबकि यहाँ पर बिल्कुल बहुत ज़्यादा जरा भी कसर नहीं, अनप्लीजेंट एक्सपीरियंसेस, यहाँ एक एडवर्ब चाहिए, जबकि क्वाइट एक एडजेक्टिव है, मीनिंग भी, कंटेक्स्ट भी इसका मैच नहीं कर रहा है। सो आपका राइट आंसर है नंबर डी, और इस क्वाइट के जगह पर होना चाहिए था QUIT, जिसका मतलब होता है बिल्कुल, और ये एक एडवर्ब है जो कि अनप्लीजेंट को मॉडिफाई कर रहा है। सो आपका करेक्ट सेंटेंस होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी, एरर है। यू मस्ट अवॉइड राइडिंग इन ए क्राउडेड बस और ट्रैवलिंग इन ए मेट्रो ड्यूरिंग रश आवर्स, एज बोथ आर क्वाइट, नॉट क्वाइट, क्वाइट अनप्लीजेंट एक्सपीरियंसेस। Now come to question number 10, one word substitution. The phrase given is a herd or flock of animals being driven in a body. जानवरों का झुंड जिसको एक समूह में आप लेकर जाते हैं, चराने के लिए जाते हैं, फॉर ग्रेजिंग। ऑप्शंस को एग्जामिन करें तो अ है आपका थ्रॉन्ग, थ्रॉन्ग का मतलब ए ग्रुप ऑफ पीपल और एनिमल्स और थिंग्स एट ए प्लेस, किसी जगह पर, जबकि यहां पर मूविंग दिखा रहा है। सो दिस इज एलिमिनेटेड।
Cluster means a small group of people or things, generally flowers, fruits, stars. So this is also eliminated. Crowd means a large number of people at a place, in a field, in a market. So this is also eliminated. तीनों में कहीं भी मूवमेंट, गति का अर्थ नहीं है. Number D is thus the right answer. Drove a large number of people or animals, farm animals especially, being driven together. The right answer is number D. इस तरह से स्टूडेंट्स आप मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के क्लासेस को फॉलो करेंगे, टिल द एंड वॉच करेंगे और बड़ी आसानी से आप आने वाले CGL एग्जामिनेशन को क्रैक करेंगे, सिलेक्शन पाएंगे. आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो.